नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस डिजिटल मंच पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सिलेक्शन सीरीज के नाम से हमने ये स्टार्ट किया है और इसमें आज हम फिजिक्स का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को डर लगता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही कहते हैं ना बेसिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो सीधा फार्मूला पुट करना है, कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, जैसा कि आप मैथ्स में करते हैं। तो इतना टफ है नहीं जितना आप समझ रहे हैं, जितना आपको डर लगता है। बल्कि फिजिक्स में कुछ चीज़ें इतनी मज़ेदार होती हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक में अब देखिए हम कुछ MCQs स्टार्ट कर रहे हैं। वेव या तरंग टॉपिक रहेगा और ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो आप जुड़े रहें, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर भी होने वाले हैं और क्वेश्चंस बड़े मज़ेदार हैं। ये क्वेश्चंस SSC एग्ज़ाम में, NTPC, RRB, RRC के एग्ज़ाम्स में लगातार पूछे भी गए हैं, फिर से आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देखें कि निम्न में से कौन सी जो वेव है वो मैकेनिकल वेव है। जी हाँ, मैकेनिकल वेव को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकेनिकल वेव आपको बतानी है, यांत्रिक तरंग। देखिए दोस्तों, मीडियम या माध्यम के आधार पर, मीडियम यानी माध्यम के आधार पर जो तरंगें होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव, कौन सी होती हैं? मैकेनिकल वेव होती हैं, यांत्रिक तरंग कहते हैं इसे, मीडियम के आधार पर यांत्रिक तरंग। और एक होती हैं दोस्तों नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव कह सकते हैं आप इसे, या आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंग इसे बोला जाएगा, या इसे अप्रत्यास्थ तरंग भी कहते हैं, या आप इसे कह सकते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनको प्रोपेगेट होने के लिए या गमन करने के लिए एक माध्यम में संचरित होने के लिए, यानी कि माध्यम में गमन करना है, जैसे कि ध्वनि तरंगें होती हैं दोस्तों, साउंड वेव। इनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, प्रोपेगेट होने के लिए या ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है। तो ऐसी वेव जिनको एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर तभी होगी जब मीडियम पार्टिकल्स होंगे, माध्यम होगा, तो ये कहलाती हैं यांत्रिक तरंगें। और ऐसी वेव जिनको ट्रांसफर होने के लिए या हम कहें प्रोपेगेट होने के लिए, माध्यम में चलने के लिए, ठीक है ना, गमन करने के लिए एक से दूसरी जगह तक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आप देखें सनलाइट यानी सूरज की पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों। वहाँ वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, वहाँ पर मीडियम पार्टिकल्स नहीं है, फिर भी सनलाइट पृथ्वी तक पहुँचती है। वैसे ही सैटेलाइट जो होते हैं, आप देखिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, काफ़ी दूरी पर होते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। तो सोचिए वहाँ से भी क्या होती हैं, रेडियो वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ तक पहुँचती हैं। जो आप मोबाइल फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पर आपकी जो सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या हम कहें रेडियो वेव की फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। तो उनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या, बताइए? माध्यम की आवश्यकता यहाँ नहीं होती है और यहाँ माध्यम की आवश्यकता होती है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी मैकेनिकल वेव नहीं है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा साउंड वेव। जी हाँ, ध्वनि तरंग। साउंड वेव मैकेनिकल वेव होती है, ये आप याद रखें। और बाकी सारी क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, IR यानी इंफ्रारेड जिसे हम कहते हैं, विजिबल लाइट या सनलाइट, अल्ट्रावायलेट, और एक्स रे यानी एक्स किरणें और गामा किरणें। ये सभी दोस्तों क्या होती हैं? ये सभी कहलाती हैं नॉन मैकेनिकल वेव। तो यहाँ पर आप देखें, एक्स रे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। माइक्रोवेव भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब साउंड वेव है, तो ये है आपकी यांत्रिक तरंग या मैकेनिकल वेव। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, है ना मजेदार क्वेश्चन ये। निम्नलिखित में से किसे प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? इसमें पूछा गया है कि किसे मीडियम की प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। लाइट को सोचिए, सनलाइट पृथ्वी तक पहुंचती है, क्या इसे मीडियम की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। साउंड वेव को मीडियम की आवश्यकता होती है क्या? बिल्कुल होती है, ठीक है। तो माध्यम की आवश्यकता होती है। एक्स किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है कौन सी, लाइट वेव भी है, एक्स रे भी क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और गामा किरणें भी दोस्तों क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने पढ़ा अभी रेडियो, ठीक है, रेडियो वेव, चलिए मैं नाम लिख देता हूं, माइक्रोवेव, जी हाँ, रेडियो वेव, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग, इसके अलावा हम लिख सकते हैं इंफ्रारेड, अवरक्त लाल जिसे बोला जाता है, ठीक है, इसके अलावा हम लिख सकते हैं लाइट या सनलाइट, विजिबल लाइट भी कह सकते हैं इसे आप, कौन सी लाइट बोल सकते हैं, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट को हम कह सकते हैं दृश्य प्रकाश या सनलाइट, ठीक है। इसके अलावा हम क्या लिखेंगे बताइए, अल्ट्रा वायलेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज लिखा जाएगा। इसके अलावा एक्स रे लिखा जाएगा, एक्स किरणें होती हैं, और कौन सी होती हैं दोस्तों, गामा होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, गामा होती हैं, ये सभी दोस्तों क्या है, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। और इनको प्रोपेगेट होने के लिए, प्रोपेगेट का मतलब है इनको गमन करने के लिए, इनको संचरित होने के लिए, इनको माध्यम में चलने के लिए, आप देखिए इनको गमन करने के लिए ट्रांसफ़र एनर्जी होती है बिना मीडियम के, बिना मीडियम पार्टिकल्स के ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, रेडियो वेव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसा कि हम जानते हैं RMI, VUXG, ये सभी दोस्तों क्या होती हैं, ये सभी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय क्या होती हैं, वेव्स यानी तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ये तरीका आसान है याद करने का, विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने हम कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट या सनलाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स किरणें और गामा किरणें। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए क्या होगा, अल्फा रेज, ठीक है, बीटा रेज, एक्स रेज, ऑडिबल वेव। ऑडिबल वेव का मतलब होता है दोस्तों साउंड वेव से, ऑडिबल वेव का मतलब साउंड वेव, वे ध्वनि तरंग जिन्हें हम सुन सकते हैं ऑडिबल वेव्स कहलाती हैं। अल्फा रेज जो होती हैं और बीटा रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है क्या बताइए, इसमें है क्या, इस स्पेक्ट्रम के अंदर देखिए है क्या, ये नहीं है। इस स्पेक्ट्रम में क्या आता है, एक्स किरणें आती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स रे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब पूछा गया है दोस्तों आपसे, नहीं है। देखिए रेडियो वेव होती हैं क्या, हम जानते हैं RMI, VUXG। देखिए दोस्तों इस स्पेक्ट्रम से, इससे, इस पॉइंट से, इस ट्रिक से कितने सारे क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं दोस्तों, देखिए है ना मजेदार। आप बेसिक चीजों को पकड़ लीजिए, आपको पता है कि RMI, VUXG ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, रेडियो वेव है क्या, देखिए है, माइक्रोवेव है क्या, है, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रारेड भी है, इसमें बचा क्या, अल्ट्रासाउंड। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, इसका होगा अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड क्या होती है ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के आधार पर, किसके बेस पर, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो तरंगें होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, या साउंड वेव जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है ऑडिबल साउंड वेव, क्या होती है बताइए, ऑडिबल साउंड वेव होती है, क्या होती है, ऑडिबल साउंड वेव होती है। ऑडिबल साउंड वेव की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कितनी बताइए, 20 किलो हर्ट्ज के बीच की होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की होती है। और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड वेव होती हैं ये कहलाती है दोस्तों अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव, हाई फ्रीक्वेंसी यानी उच्च आवृत्ति वाली क्या होती हैं, साउंड वेव होती हैं। इन्हें हम सुन नहीं सकते। इनकी आवृत्ति दोस्तों कितनी होती है, इनकी आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ये कहलाती है अल्ट्रासाउंड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपसे पूछा गया है, साउंड वेव, वाटर वेव, लाइट वेव या सीस्मिक वेव यानी कि भूकंपीय तरंग। जी हाँ,
तो देखिए वही यहाँ पर RMIVUXG, ठीक है। V का मतलब होता है विजिबल लाइट। क्या होता है दोस्तों? विजिबल लाइट होता है, विजिबल लाइट होता है, ठीक है। और विजिबल लाइट का मतलब सनलाइट से भी है। कौन सी लाइट से है दोस्तों? सनलाइट से भी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट वेव यानी कि प्रकाश तरंग। जी हाँ, लाइट वेव क्या है दोस्तों? प्रकाश तरंग जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। बाकी सारी की सारी दोस्तों क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से ट्रांसवर्स वेव कौन सी है? व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती हैं? कौन सी है मतलब क्या होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती हैं? दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, नहीं। जी हाँ, ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती हैं क्या? बताइए। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे इसमें। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के प्रसार की दिशा में ही समानांतर दोलन करते हैं क्या? समानांतर यानी कि इन दीज वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जैसे वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है और इसी के पैरेलल क्या कर रहे हैं? मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेशन कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसी वेव कहलाती हैं लॉन्गिट्यूडनल। ऐसी वेव कहलाती हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल। जैसे मान लीजिए ये एक वेव है, इस वेव की डायरेक्शन ये है दोस्तों, ठीक है। इस दिशा में ये तरंग जा रही है और मीडियम पार्टिकल्स अगर इसी के पैरेलल या इसी तल में कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। और मान लीजिए वेव ये जा रही है और मीडियम पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलर लंबवत कंपन कर रहे हैं, वाई एक्सिस या तल पर कंपन कर रहे हैं, तो ये कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। दीज आर द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। इन दीज वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए यही इसका आंसर होगा, डी आंसर होगा इसका, ऑप्शन इसका आंसर है। देखिए दोस्तों, तरंगें दो तरह की होती हैं कंपन तल के आधार पर। कंपन तल का आधार हमें देखना पड़ेगा। कंपन का तल क्या है? जो कंपन हो रहा है ऑन द वाइब्रेटिंग प्लेन वेव्स आर टू टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेटिंग प्लेन वेव्स आर टू टाइप्स। कंपन तल के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक होती है अनुप्रस्थ, जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स, और एक होती है दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग, या इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसवर्स वेव होती हैं जिसमें मीडियम पार्टिकल्स वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कंपन करते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस प्रकार की तरंगों में दोलन तरंग के प्रसार की दिशा के समानांतर होते हैं? फिर से समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये वेव डायरेक्शन ये है, दो वेव लेते हैं हम लोग, एक ए है और एक बी है, समझिए आप इसे। और दोस्तों ये क्या है? ये है मीडियम पार्टिकल्स, ये मीडियम पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो वेव डायरेक्शन ये है, अगर मीडियम पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो रहे हैं, या कंपन यानी वाइब्रेशन यानी कि कंपन, अगर वाइब्रेशन इसके किसके बताइए, इस वेव डायरेक्शन के लंबवत कंपन कर रहे हैं, तो दोस्तों ये कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या कहलाती हैं दोस्तों? ट्रांसवर्स, या इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ। और अगर मीडियम पार्टिकल्स वेव डायरेक्शन की दिशा में ही कंपन कर रहे हैं, इस दिशा में ही कंपन कर रहे हैं, तो दोस्तों ये कहलाती हैं अनुदैर्ध्य तरंग, या इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव दोस्तों? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये क्या बोल रहा है आपसे? वाइब्रेशन मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ द वेव। हाँ जी, इसी डायरेक्शन में है, इसका मतलब कौन सी होंगी दोस्तों बताइए? इसका मतलब ये होंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। आया समझ में आप सभी को? है मज़ेदार क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। हम आपके लिए एक जैसे ये अभी MCQ सीरीज हमने सिलेक्शन सीरीज चलाई हुई है दोस्तों, ऐसे ही हम एक सारे टॉपिक की एक थियोरेटिकल सीरीज भी लेकर के आएंगे दोस्तों, जिससे आपके थ्योरी में भी आपकी कोई कमी ना रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन होता है? जी हाँ, हमें ये पूछा गया है कि विच अर्थक्वेक वेव्स इन्वॉल्व ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों जो अर्थक्वेक वेव होती है ना,
अर्थक्वेक वेव जो होती हैं, भूकंपीय तरंग जिसे हम कहते हैं दोस्तों, भूकंप जब आता है तो भूकंपीय तरंग है दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है, एक होती है प्राइमरी टाइप की, प्राथमिक जिसे हम कहेंगे, और एक होती है दोस्तों सेकेंडरी टाइप की अर्थक्वेक वेव। ये जो दोस्तों जो प्राइमरी टाइप की होती है ना, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल, और जो सेकेंडरी टाइप की होती हैं ये कहलाती हैं ट्रांसवर्स। ये कौन सी होती हैं दोस्तों? ट्रांसवर्स होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आंसर होगा? आपसे ट्रांसवर्स को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सेकेंडरी टाइप की तरंगें जो होती हैं वो ट्रांसवर्स टाइप की होती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? जी हाँ, इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जी हाँ, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है? तो देखिए कौन कौन सी होती है, हम सभी जानते हैं, RMI VUXG। जी हाँ, रेडियो वेव है क्या? है। माइक्रोवेव है क्या? है। अल्ट्रासाउंड इसमें है क्या? नहीं है। यही अपना आंसर होगा दोस्तों। और इंफ्रारेड भी है। तो ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा दोस्तों। है ना मजेदार क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तरंग के गर्त की गहराई को क्या करते हैं? द डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ अ वेव। द डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड। जी हाँ, देखिए जो वेव का ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है दोस्तों। वेव का जो ग्राफ होता है ना, ये ऐसा होता है, ये एक्स अक्ष होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, इसे दोस्तों कहते हैं सुरंग। सुरंग को हम क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं। और ये जो खाई है, खाई का मतलब होता है गर्त, खाई मतलब गर्त यानी गड्ढा, इसे हम दोस्तों कहते हैं ट्रॉफ। क्या कहते हैं? ट्रॉफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये आवृत्ति है क्या, फ्रीक्वेंसी, क्या डिस्प्लेसमेंट है? जी हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड नहीं होता, ये विस्थापन होता है। जो विस्थापन हुआ है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम दोस्तों कहते हैं क्या? खाई। ठीक है, विस्थापन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विलयनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जी हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए, समझने के लिए चलो इसे मैं इस ग्राफ से ही समझाता हूँ इसका, वैसे ऐसे, जी हाँ ऐसे ग्राफ है, ये कहलाते हैं दोनों इसके संपीड़न। क्या कहलाते हैं दोस्तों? संपीड़न, या इसे हम कह सकते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? कंप्रेशन कहते हैं। और ये कहलाते हैं विलयन। विलयन का मतलब दोस्तों क्या होता है? रेयरफैक्शन होता है। क्या होता है? रेयरफैक्शन। इनके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों उसे हम कहते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वेवलेंथ। जी हाँ, इसे हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? लैम्डा होता है। क्या होता है दोस्तों? लैम्डा यानी वेवलेंथ होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो क्रमागत तरंग शिखरों के बीच की दूरी L है। जी हाँ, ये ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। दो क्रमागत तरंग शिखरों के, शिखर ये होता है दोस्तों, शिखरों के बीच की दूरी क्या है? L। जी हाँ, ये जो L है ना दोस्तों, यहाँ पर L का मतलब क्या है? लैम्डा दिया है इन्होंने, लैम्डा को L मान लिया, वेवलेंथ। जी हाँ, ये क्या है दोस्तों? ये वेवलेंथ है। ये क्या है दोस्तों? ये वेवलेंथ है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। तरंग दैर्ध्य कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको इन्होंने L मान लिया, तो उनकी तरंग दैर्ध्य को कैसे व्यक्त किया जाए? अच्छा, लैम्डा को L की फॉर्म में व्यक्त करेगा, L आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ द ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम ऑफ अ साउंड वेव? जी हाँ जी, पर सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है 1/n। जी हाँ, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन पर सेकेंड, या पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा?
फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होगा। तो एक सेकंड में कितने कंपन हुए, कितने वाइब्रेशन या ऑसिलेशन हुए हैं पर सेकंड। जैसे मान लीजिए एक सेकंड में 30 ऑसिलेशन हुए, तो बताइए आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 30 होगी, 30 हर्ट्ज होगी, क्योंकि इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल, जी हाँ, टाइम पीरियड आपको दिया गया है, टी आपको दिया गया है कितना, 0.02 सेकेंड, जी हाँ, तो उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ साउंड वेव इज 0.2 सेकेंड, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, देखिए हमें पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड जो होता है ना टी और आवृत्ति में क्या रिलेशन होता है, n = होता है 1/t। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, पर सेकंड कितने कंपन या ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड हुए हैं, अभी मैंने आपको बताया, उसी से न्यूमेरिकल पूछ लिया। तो आपको टी दे दिया गया है, तो आपसे आवृत्ति पूछा गया है। जी हाँ, टी कितना है, 0.02 सेकेंड है। ठीक है, तो दोस्तों बताइए क्या होगा, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 2 जीरो आएगा, इससे काट करके आप देखें, कैलकुलेट करेंगे तो 50 हर्ट्ज इसका आंसर होगा दोस्तों। क्या आएगा, 50 हर्ट्ज। जी हाँ, 50 हर्ट्ज क्या होगा, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो 50 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। ये न्यूमेरिकल है, आ चुका है एग्जाम में। यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.2 सेकंड है तो उसकी आवृत्ति, दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, मतलब इसी क्वेश्चन को 2 बार हो सकता है। जो हमारे जो टेक्निकल टीम के जो मेंबर हैं, मानवीय गलती है, हो सकती है, इसे गलती नहीं कहेंगे, ठीक है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से इसे सॉल्व करते हैं। n = 1/t होता है, t आप दोस्तों जानते ही हैं कितना है, यहाँ पर 0.02 सेकंड है, तो पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, तो आंसर कितना होगा, 50 हर्ट्ज इसका आंसर होगा दोस्तों। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आज की इस सिलेक्शन सीरीज में दोस्तों हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं। इसमें हालांकि एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई ऐसी बड़ी गलती है नहीं। और अगले वीडियो का आप वेट करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।